तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिनेश मिश्रा एंड जैसा आप लोग को पता होगा जेई मेन 2019 का रिज़ल्ट कुछ दिनों पहले आया है और उसमें काफ़ी सारी डाउट्स स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को आ रहा था, तो जिसको कुछ हद तक सॉर्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया। आपने देखा होगा कि इस बार जेई मेन एनटीए ने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें उन्होंने हर बच्चे को एक परसेंटाइल दिया। तो परसेंटाइल देने के पीछे रीज़न क्या है एंड परसेंटाइल को हम रैंक से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, और परसेंटाइल को एनटीए स्कोर बोला गया है जो कि मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने में या बच्चों को रैंक अलॉट करने में जिसका यूज़ किया जाएगा। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले परसेंटाइल देने की ज़रूरत क्या थी? सिंपल मार्क्स के बेस पे रैंक्स बच्चों को क्यों नहीं दे दिया एनटीए ने? तो इसका एक काफ़ी बढ़िया और अच्छा रीज़न है। वो ये है कि जैसे हमने देखा, एनटीए ने जेई मेन 2019 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट लिया और इसको कंडक्ट किया 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। 8, 9, 10, 11, 12 5 डेज़ में, और हर डे में उन्होंने 2 शिफ्ट रखी। इसका मतलब 5 दिन और हर दिन में 2 शिफ्ट, सुबह और शाम की। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन पेपर्स कितने दिए उन लोगों ने? 10। ओके, 10 क्वेश्चंस दिए। अब ये सीधी सी बात है, कोई भी समझ सकता है कि सारे के सारे जो 10 क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका सबका डिफ़िकल्टी लेवल सेम तो हो ही नहीं सकता, ना आप रख सकते हो। तो डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होने के बावजूद उन अलग अलग टेस्ट में अपीयर होने वाले बच्चों को आपस में कंपेयर कैसे किया जा सकता है, उनको रैंक्स कैसे अलॉट की जा सकती है, मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जा सकती है, इसके लिए उन्होंने एक प्रोसेस चुना जिसको उन्होंने कहा है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। उन्होंने बच्चों के स्कोर्स को, मार्क्स को नॉर्मलाइज किया। सो हाउ डिड दे डू इट? नॉर्मलाइज करने के लिए उन्होंने ऐसा एज्यूम किया, जैसे मान लीजिए हम 5 दिनों की बात करते हैं, 8, 9, 10th, 11th एंड 12th जनवरी, हर दिन में 2 शिफ्ट। इसको हम मान लीजिए शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 कहते हैं 8th का, फिर 9th का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, 10th का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। इस तरीके से टोटल कितनी शिफ्ट्स हो गई? 10 शिफ्ट्स हो गई। किसी भी एक शिफ्ट की बात करते हैं, उन्होंने सबसे पहले ये किया कि जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस टेस्ट को अपीयर कर रहे हैं, 8,74,400 समथिंग सॉर्ट ऑफ फिगर है, इतने सारे बच्चे टोटल अपीयर करे जेई मेन 2019 में, तो उन्होंने इन बच्चों को इक्वल नंबर ऑफ शिफ्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल नंबर ऑफ सेशंस में डिवाइड किया। अब एक सेशन में जितने भी बच्चे बैठे उनको तो सबको सेम क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है, तो उन सभी बच्चों को उन्होंने परसेंटाइल अलॉट कर दिया। तो परसेंटाइल के बारे में बात करने के पहले मैं ज़रा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 90 परसेंटाइल है उस सेशन में या उस शिफ्ट में, 90 परसेंटाइल है, इसका मतलब होता है कि उस शिफ्ट में जितने बच्चे भी अपीयर हुए उनमें से 90% बच्चे उस बच्चे के पीछे है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी सेशन में 100 बच्चों ने टेस्ट अपीयर किया और कोई एक पर्टिकुलर बच्चा है ए, उस बच्चे का मान लीजिए 90 परसेंटाइल आया। इसका मतलब उन 100 बच्चों में 90 बच्चों के स्कोर्स, मार्क्स, जिनको रॉ मार्क्स बोला गया है, उनके रॉ मार्क्स उस बच्चे के बराबर या उससे कम है। ऐसे ही किसी बच्चे का अगर 99 परसेंटाइल है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बच्चे जितने भी बैठे उनमें से 99% बच्चों के मार्क्स उस बच्चे के बराबर हैं या उससे कम है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे 2 सेशंस हैं, मान लीजिए किसी एक दिन का सेशन 1, किसी दूसरे दिन का सेशन 2। अब उन दोनों में मान लीजिए सेशन 2 में एक पेपर बहुत टफ आया, सेशन 1 का पेपर मान लीजिए आपको लगता है काफ़ी इजी था। इससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा बिकॉज जो पेपर इजी था उसमें हो सकता है कि टॉपर के मार्क्स 360 में मान लीजिए उसने 320 ला लिए होंगे, पेपर इजी था तो अगर 320 ला लिए होंगे तो उसका 100 परसेंटाइल होगा, बिकॉज जितने बच्चे टेस्ट अपीयर किए हैं, क्योंकि वो टॉपर बच्चा है, तो सभी बच्चों के स्कोर्स, मार्क्स उस बच्चे के बराबर या उससे कम होंगे, तो उसका क्या हो गया? 100 परसेंटाइल हो गया। ऐसे ही कोई एक सेशन में मान लीजिए पेपर जहाँ टफ आया था, उसमें ड्यू टू द टफ पेपर स्कोरिंग मान लीजिए सबकी लो हुई, तो टॉपर की भी लो होगी। ऑफ कोर्स उसका स्कोर मान लीजिए जैसे 290 है सपोज, तो 290 पे ही विल बी 100 परसेंटाइल। मतलब
सभी बच्चों का स्कोर 290 या उससे कम ही है तो उसका 100 परसेंटाइल ही कहलाया। इस तरीके से आप देखेंगे कि ओवरऑल परसेंटाइल स्कोर्स जब दिए जाते हैं बच्चों को तो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल का इम्पैक्ट नहीं होता है। तो उन्होंने परसेंटाइल हर सेशन का एस्पिरेंट्स को अवॉर्ड किया हुआ है। मतलब कुल मिला के जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उस बच्चे से बराबर या उस बच्चे से कम नंबर जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को मान लीजिए मैं कह लेता हूँ x, और मान लीजिए n1 मैं कहता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स ने उस टेस्ट को अपीयर किया, उस सेशन में अपीयर किया। x क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके स्कोर्स उस बच्चे के बराबर हैं या उनसे कम हैं। तो ऑफ कोर्स दिस फिगर इज गोइंग टू गिव यू द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव गॉट स्कोर्स लेस देन और इक्वल टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। तो एक्चुअली ये जो भी एक्सप्रेशन है ये आपको क्या देने वाला है? उस बच्चे का परसेंटाइल देने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हर सेशन में उन्होंने अलग अलग परसेंटाइल्स बच्चों को अवॉर्ड किए, सेशन वाइज हर सेशन में बच्चों को परसेंटाइल्स अवॉर्ड कर दिए इस फॉर्मूले को यूज़ करके। एनटीए स्कोर क्या है? एनटीए स्कोर है सिंपली उस बच्चे का जो परसेंटाइल है उसी को उन्होंने एनटीए स्कोर बोला है। एनटीए स्कोर, उसी स्कोर के आधार पे मेरिट लिस्ट आखिर में बनने वाली है। अभी जैसे जनवरी में एक बार जेईई मेन हुआ है, एक बच्चे को कुछ परसेंटाइल मिला, अप्रैल में फिर वो जेईई मेन दे सकता है, फिर उसको एक परसेंटाइल मिलेगा। उन दो परसेंटाइल्स में जो भी परसेंटाइल ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए अभी बच्चे जनवरी में अपेयर होगा, उसके बाद फिर अप्रैल में अपेयर होगा। जनवरी में जब उसने जेईई मेन अपेयर किया, मान लीजिए उसका 98 परसेंटाइल आया, अप्रैल में अपेयर हुआ, उसका परसेंटाइल मान लीजिए 99.3 आ गया, तो ऑफ कोर्स दिस परसेंटाइल विल बी यूज्ड एंड दिस विल बी डिस्कार्डेड फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। इसका मतलब है उसका ये परसेंटाइल माना जाएगा। ऐसे ऐसे जैसे ये तो बच्चा ए था, मान लीजिए कोई बच्चा बी है, इसका परसेंटाइल अभी मान लीजिए 99.47 आया और बाद में 99.32 आ गया, तो इसको डिस्कार्ड करके उस बच्चे का ये वाला परसेंटाइल ले लिया जाएगा। तो कुल मिला के जेईई मेन 2019 का बच्चे ए का परसेंटाइल ये है, बच्चे बी का परसेंटाइल ये है। इस तरीके से हर बच्चे को एक परसेंटाइल अवार्ड हो गया। मान लीजिए जनवरी या अप्रैल में से किसी बच्चे ने हो सकता है एक जेईई मेन दिया ही नहीं, मान लीजिए उसने जनवरी नहीं दिया और अप्रैल दे दिया, तो उस बच्चे का जो भी परसेंटाइल अप्रैल में आया वो उसका परसेंटाइल माना जाएगा। ऐसे ही अगर वो अप्रैल में नहीं देता, जनवरी में देता, तो ये वाला माना जाता। तो इस तरीके से हर बच्चे को एक परसेंटाइल अलॉट कर दिया गया। अब उस परसेंटाइल को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया गया, तो एक लिस्ट बन गई और वो जो लिस्ट है वही मेरिट लिस्ट है, उसी आधार पे काउंसलिंग की जाएगी। मतलब 100 परसेंटाइल वाला ऊपर। अब जैसे मान लीजिए सेम परसेंटाइल पे अगर टाई हो जाती है, दो बच्चों का परसेंटाइल सेम हो जाता है, तो उन्होंने उसका मेथड दिया हुआ है कि अगर दो बच्चों के परसेंटाइल सेम होते हैं टाई ब्रेकिंग के लिए, दे विल यूज़ द परसेंटाइल स्कोर्स ऑफ मैथ्स। मैथ्स में जिसका परसेंटाइल ज़्यादा होगा उसकी बेहतर रैंक होगी। मान लीजिए मैथ्स भी दोनों का सेम आता है, दे विल सॉर्ट विद फिजिक्स। फिजिक्स में जिसका परसेंटाइल बेहतर है उसकी रैंक बेहतर होगी। अगर मैथ्स का भी सेम होता है, टोटल भी सेम होता है, फिजिक्स भी परसेंटाइल सेम होता है, तो फिर दे विल कंसिडर हायर परसेंटाइल स्कोर ऑफ केमिस्ट्री। और अगर मान लीजिए किसी का टोटल, किसी का मैथ्स, किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री, ये चारों ही परसेंटाइल्स आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, तो टाई ब्रेकिंग के लिए दे आर गोइंग टू यूज़ एज। जिस बच्चे की उम्र ज़्यादा होगी, जिस बच्चे की एज ज़्यादा होगी, उसकी रैंक बेहतर होगी, उसको वो प्रेफर करेंगे। इस तरीके से टाई ब्रेकिंग उन्होंने करने का डिसाइड किया हुआ है और परसेंटाइल्स के आधार पे रैंक्स बनेंगी और उन्हीं रैंक्स के आधार पे ही या परसेंटाइल्स के आधार पे ही काउंसलिंग होगी जेईई मेन 2019 एस्पिरेंट्स की। अब मैंने कई ऐसे वीडियोस भी देखे, कई पेरेंट्स से भी सुना, कई लोगों को मैंने बात करते सुना कि लोग परसेंटाइल स्कोर जानने के बाद बच्चे की रैंक प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं और रैंक जानने के बाद उस रैंक के आधार पे पिछले साल कौन सी ब्रांच, कौन सा कॉलेज मिला था वो तय कर ले रहे हैं कि भाई देखो इस परसेंटाइल पे मेरी रैंक ये हो गई, इसका मतलब मेरे को पिछले साल उस रैंक पे वो मिला था तो मुझे भी ये मिल सकता है, एटलीस्ट मैं इतना तो पा ही लिया।
तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी क्यों नहीं है, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, वो मैं बताता हूँ। उसके पहले मैं ज़रा आपको ये बता दूँ कि कुछ लोग रैंक्स आप कैसे निकाल सकते हो। नाउ देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन इट, एनीबडी कैन गेट रैंक इफ़ यू हैव परसेंटाइल ऑफ अ स्टूडेंट एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने बच्चों ने इस टेस्ट को अपीयर किया। दोनों बातें आपको पता है तो वेरी इजीली यू कैन गेट द रैंक ऑफ स्टूडेंट। सी हाउ वी कैन डू इट। Total number of students appeared in JEE Main 2019 January. They have declared 8,74,469 students. इतने बच्चों ने JEE Main जनवरी वाला सेशन अपीयर किया। इन्हीं को अलग अलग सेशंस में शिफ्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने JEE Main कुछ डेट्स में 8 से 12 की तारीखों के बीच में कंडक्ट किया। अब उन्होंने हर बच्चे को सेशन वाइज परसेंटाइल अलॉट कर दी और वही परसेंटाइल मेन रैंकिंग के लिए भी इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके पीछे फ़िलॉसफी ये है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट डेट के पर्टिकुलर सेशन में मुझ में अगर काबिलियत है कि मैं मेरे साथ जो 1.5 या 2 लाख सपोज सेशन में बैठे सेम पेपर अपीयर किया, उन 1.5 लाख या 2 लाख जो भी बच्चे हैं उनमें से अगर मेरी काबिलियत है कि मैं 90% बच्चों को अपने पीछे रख सकता हूँ, तो उन्होंने ये माना कि मैं 8,74,000 इतने बच्चों में भी मैं 90% बच्चों को अपने पीछे रख पाता। दैट्स वाई दे आर एज्यूमिंग माई परसेंटाइल टू बी सेम फॉर द काउंसलिंग पर्पसेस। मतलब कोई बच्चे की अगर औकात अपने से 90% बच्चों को पीछे रखने की है एमंग 2 lakhs, तो दे आर एज्यूमिंग कि 8 लाख बच्चे भी अगर होते तो भी उन 8 लाख में से 90% बच्चों को वो पीछे रखता। इस आधार पे रैंक्स डिसाइड बच्चों की जाएंगी, जिसके आधार पे काउंसलिंग की जाएगी। तो जैसे मैंने बोला कुछ देर पहले कि आप रैंक्स इजीली पता कर सकते हैं बच्चे की, तो कैसे पता कर सकते हैं, वो बहुत सिंपल सी बात है। टोटल नंबर ऑफ बच्चे जितने अपीयर हुए, इसको मान लीजिए मैंने n लिया, और अगर मैं इस n में मल्टीप्लाई कर देता हूँ p/100, जहाँ पे p में बच्चे का परसेंटाइल ले रहा हूँ, p मान लीजिए उसका परसेंटाइल है, तो इसका मतलब इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर्स उस बच्चे के बराबर है या उससे कम है। अगर मैं जितने बच्चे टोटल बैठे उनमें से इसको घटा देता हूँ तो मुझे बच्चे की क्या मिल जाएगी, रैंक। तो मुझे बच्चे की रैंक मिल जाएगी। मगर आपने देखा होगा कि परसेंटाइल स्कोर दे आर गिविंग अप टू 7 places ऑफ डेसिमल। ओके, इसका मतलब है जब इस फॉर्मूले से आप बच्चे की रैंक निकालने जाओगे तो आपको उसकी जो रैंक है वो डेसिमल की 2 places तक मिलने वाली हैं। रैंक कोई यहाँ पे इंटीजर या नेचुरल नंबर नहीं मिल रही, रैंक क्या कैसे मिल रही है, डेसिमल की 2 places तक रैंक मिल रही है बच्चे की। ओके, दिस इज रैंक। एंड सपोज आप अगर उल्ट्रा इंटरपोलेट करना चाहते हैं, सपोज यू वांट टू प्रिडिक्ट कि ओके इस रैंक के लिए मेरा क्या परसेंटाइल होना चाहिए था, तो एनीवे आप यहाँ से इसको कन्वर्ट करके वो निकाल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए रैंक को फ़िलहाल मैं R एज्यूम कर लेता तो मैं ऐसा लिख सकता था, और यहाँ से मैं परसेंटाइल भी निकाल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने R/n को लिख लिया 1 - p/100, और इस तरीके से जो p/100 है ये क्या हो गया 1 - R/n, और इस तरीके से जो p है परसेंटाइल है ये क्या हो जाएगा 100 × 1 - R/n। अब क्योंकि आपको n तो पता ही है, ये r जो रैंक आप एक्सपेक्ट कर, जैसे आप मान लीजिए जानना चाहते हैं कि ओके 10,000 रैंक के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए, तो r को यहाँ 10,000 डाल दीजिए। n क्या है यहाँ पे, जितने बच्चे टेस्ट अपीयर किए, इसमें आप इंटू 100 करेंगे तो क्या मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट परसेंटाइल मिल जाएगा कि उस परसेंटाइल पे आपकी मतलब उस पर्टिकुलर रैंक के लिए परसेंटाइल क्या होना चाहिए। मगर आप जब रैंक निकालते हो किसी पर्टिकुलर परसेंटाइल के लिए तो उस बात का कोई खास मायने नहीं होता है। जैसे इन्हीं फॉर्मूलेस को यूज़ करके मैं कुछ डेटास आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसा मैंने अभी इसके पहले बताया कि कुछ रैंडम परसेंटाइल्स के लिए रैंक मैंने निकाल ली, जो फॉर्मूला मैंने इसके पहले बताया था उसको यूज़ करके। जैसे 99 परसेंटाइल आपका है तो इसका मतलब उस तरीके से आपकी रैंक 8,744.69 रैंक आती है।
आपकी 98 परसेंटाइल है, मतलब 17,489.38 रैंक आती है। ऐसे ऐसे आप इस तरीके से वो रैंक्स निकाल सकते हैं। मगर मान लीजिए कि पिछले साल आपने ये देखा कि 8,700 पे कोई कॉलेज की ब्रांच आपको काउंसलिंग में मिल रही थी, तो आप सोचें कि ओके मेरा 99 परसेंटाइल है, मतलब 8,700 रैंक वाली जो चीज़ है वो मुझे मिल जाएगी। मगर ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए नहीं होने वाला है बिकॉज किसी की रैंक अगर 8,744.69 है तो किसी की 8,744.68 भी तो हो सकती है। मतलब 8,743 से 8,744 के बीच में सिर्फ एक बच्चा नहीं है, बल्कि बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली रैंक का आइडिया निकाल पाना, उस रैंक से वो ब्रांच मिल जाएगी, उस बात का आइडिया लगा पाना, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एट दिस मोमेंट। सो मुझे लगता है इन बातों से फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं कहना चाहता हूँ 98 परसेंटाइल पर अगर 17,489 रैंक थी, 0.38 भी तो है। इसका मतलब 17,489 एंड 17,490 के बीच में कोई एक बच्चा तो है नहीं या 10 बच्चे तो है नहीं, मतलब वहाँ पे 100 बच्चों की संभावनाएं हैं, 100 बच्चे भी वहाँ पे हो सकते हैं। तो इसीलिए आप ऐसा ना सोचें कि सीधे सीधे आप परसेंटाइल से रैंक को इंटरपोलेट करके पिछले बार की काउंसलिंग का अंदाज़ा लगा देंगे। ये जो बात मैं कहने जा रहा था, इसको मैं एक तरीके से और एक्सप्लेन आपको कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसके पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, जहाँ पे आप रैंक डाल के परसेंटाइल भी निकाल सकते थे। कोई रैंक पता हो तो उसके लिए परसेंटाइल क्या हो सकता था अगर इतने बच्चे टोटल अपीयर हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि रैंक 1 का अगर ये परसेंटाइल मैं मान लीजिए लेता हूँ, तो रैंक 2 के लिए ये, रैंक 3 के लिए ये, रैंक 4 के लिए ये परसेंटाइल आएंगे। अब बताइए इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है? 0.0001144 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब रैंक 1 से रैंक 2 के बीच में कितने अलग अलग परसेंटाइल्स पॉसिबल हैं? 1144 परसेंटाइल्स पॉसिबल हैं। मतलब रैंक 1 से रैंक 2 के बीच में ऐसा नहीं ज़रूरी कि कोई एक ही बच्चा होगा या 10 बच्चे ही होंगे या 100 बच्चे ही होंगे। कहीं 10 भी हो सकते हैं, कहीं 20 भी हो सकते हैं, कहीं 100 भी हो सकते हैं। बिकॉज रैंक 1 से रैंक 2 के बीच में यू मे हैव दिस मच 1144 नंबर ऑफ परसेंटाइल्स, नंबर ऑफ डिफरेंट परसेंटाइल्स। इवन इतने सारे परसेंटाइल तो अलग अलग पॉसिबल हैं, मगर उनमें भी कोई परसेंटाइल पे भी कई बच्चे पॉसिबल हैं, जिसमें टाई ब्रेकिंग की बात कही गई है कि एक परसेंटाइल है, 2 बच्चों के सेम परसेंटाइल भी हो सकते हैं एग्जैक्टली सेम। तो फिर मैथ्स से ब्रेक करेंगे या फिजिक्स से ब्रेक करेंगे या केमिस्ट्री से ब्रेक करेंगे या उनकी उम्र के आधार पर ब्रेक करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस तरीके से रैंक्स के बारे में पहले सोचा करते थे कि पिछले सालों में रैंक के आधार पे जो ब्रांचेस और कॉलेजेस मिल पाते हैं, वो उस तरीके से सीधे सीधे इंटरपोलेट आप इस बार सोचेंगे कि हम कर लेंगे कि इस रैंक परसेंटाइल का मतलब ये रैंक है, इस रैंक पे पिछले साल ये मिला था तो मुझे भी ये मिल जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत कुछ ऐसा होगा। इसमें दूसरी बात ये है कि आप जब अप्रैल का भी परसेंटाइल कंसिडर करेंगे और हर बच्चे का जनवरी और अप्रैल का बेस्ट परसेंटाइल लेंगे, तो जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ऐसा है नहीं बट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए 98 से 99 परसेंटाइल के बीच आज मान लीजिए सपोज़ 800 बच्चे हैं, तो आप पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अप्रैल में भी हो सकता है अपने पुराने स्कोर्स को अपग्रेड करके बेहतर स्कोर कर पाएंगे। इसका मतलब उसी परसेंटाइल ब्रेकअप पे हो सकता है अप्रैल के बाद 800 की बजाय 1500 बच्चे हो जाएं, 1500 बच्चे हो जाएं। मींस ज़रूरी नहीं है कि आज आपके 98 परसेंटाइल पे जो आपकी रैंकिंग है वही रैंकिंग आपकी अप्रैल के बाद भी उसी परसेंटाइल पे रहे। जैसे आपको लगता है कि भाई मैंने तो 99 परसेंटाइल ला लिया, तो मेरी तो आज 99 परसेंटाइल के हिसाब से एक पर्टिकुलर रैंक आ गई, मतलब अब तो मेरे को ये कॉलेज मिल ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अप्रैल में और बच्चे 99 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएं, तो उनके कारण आपकी जो रैंक है, मान लीजिए अभी आपकी रैंक 800 थी, तब हो सकता है आपकी रैंक 1500 हो जाएगी। सो आप बहुत ज़्यादा आइडिया रैंक्स को कोरिलेट करके नहीं निकाल सकते। तो कुल मिला के आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अप्रैल का जेईई मेन दीजिए
अपने स्कोर्स को अधिक से अधिक इन्हांस करने की कोशिश करिए। आपके पास 2 मौके मिले हैं, उनको बेस्ट तरीके से अवेल करिए एंड जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में कुछ भी नया करने से बचिए। पिछले 2 सालों में आपने जो भी कुछ किया है, जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ा है, जो भी कंटेंट किया है, बस उसको रिवाइज़ करिए। कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे लगते हैं कि आपके वीक हैं, तो उन्हें बेहतर करने के लिए आप थोड़ा बहुत टाइम डिवोट कर सकते हैं, बट ब्रॉडली यू शुड कंसंट्रेट मोर ऑन द थिंग्स जो आप ऑलरेडी 2 साल पढ़े हुए हैं। बहुत कुछ नया आज से स्टार्ट करके अप्रैल तक में हासिल नहीं हो पाएगा, बिकॉज बीच में आपके बोर्ड भी आता है। दूसरा मेरा सबमिशन ये है कि अभी जनवरी में 12th वाले बच्चों के जो स्कोर्स आए हैं वो थोड़े इमैच्योर्ड स्कोर हैं, बिकॉज अभी उनका सिलेबस ख़त्म हुआ है, ज़्यादा रिवीजन वो कर नहीं पाए हैं। तो अप्रैल तक दे विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिवाइज मोर, टू प्रैक्टिस मोर। तो आई होप कि 12th वाले बच्चों के स्कोर्स ज़्यादा अपग्रेड हो सकते हैं इन द अप्रैल। सो दे मस्ट लुक फॉरवर्ड टू इट इंस्टेड ऑफ गेटिंग डीमोरलाइज्ड कि अरे मेरा तो ये स्कोर आ गया, अब तो मेरा क्या होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। हो सकता है आपका अभी जो एक कह सकते हैं हम फाइन ट्यूनिंग बचा हो, उसके बाद आपका स्कोर्स और बेहतर हो जाए। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, and do let me know if any clarifications you want in the comment section of this video. I will do more videos on the queries that you asked in the comment section of this video. Thank you.